नमस्कार। आज पुनः इस ज्योतिषीय मार्गदर्शन नामक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। काल सर्प योग की इस सीरीज में आज आपके सम्मुख पुनः एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कार्यक्रमों में आपको मैं 4 प्रकार के भिन्न भिन्न काल सर्प योगों के बारे में बता चुका हूँ। उनमें से जो पहला अनंत, दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी और चौथा संघपाल नामक काल सर्प योग। इनकी जो स्थिति है कुंडली में किन किन भाव में राहु केतु की स्थिति होती है और यह कैसे घटित होते हैं, तब यह काल सर्प योग बनते हैं, यह मैं आपको इन पिछले कार्यक्रमों में बता चुका हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपको पद्म नामक काल सर्प योग के बारे में बताऊंगा। जो 5वां काल सर्प योग है, पद्म नामक काल सर्प योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से घटित होता है, उसका प्रभाव कैसा है, यह सब आज विशेष क्षेत्रों। जो प्रथम वाला काल सर्प योग है, अनंत नामक काल सर्प योग, लग्न में राहु, सप्तम में केतु और उसके मध्य में सारे ग्रह आने से बनता है। जो दूसरा कुलिक नाम का काल सर्प योग है, द्वितीय भाव में राहु, अष्टम में केतु, उसके मध्य में सारे ग्रह आने से। और तीसरा वासुकी, जो तृतीय भाव में राहु, नवम भाव में केतु। और जो शंखपालक नामक काल सर्प योग है, जो चतुर्थ भाव में राहु और 10वें भाव में केतु और उसके मध्य में सारे ग्रह आ जाने से यह काल सर्प योग बनते थे। और इनका प्रभाव क्या है मैं बता चुका हूँ। उसी क्रम में जो पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु की स्थिति हो और उसके मध्य में सारे ग्रह आ गए तो यह पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। यानी कि पंचम भाव और एकादश भाव में राहु केतु का संबंध हो और उनके मध्य में, यानी उनके साथ में नहीं होने चाहिए। मैं पिछले कार्यक्रम में कई बार बता चुका आपको कि राहु केतु के साथ में कोई भी ग्रह होंगे या एक भी ग्रह उनसे बाहर आ गया होगा तो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। उनके मध्य में ही सारे ग्रह होने चाहिए। यानी कि राहु और केतु पंचम और एकादश भाव में बैठे हैं तो षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और 10वें भाव में ग्रह होने चाहिए, तभी यह काल सर्प दोष माना जाएगा। यानी राहु केतु के एकत्रित ही सभी ग्रह हो जाना काल सर्प दोष होगा। तो यह पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु, पद्म नामक काल सर्प योग बना तो इसका प्रभाव क्या रहता है, इसका क्या फल है। यानी कि जन्म कुंडली में जब जब यह काल सर्प योग बनता है, पंचम और एकादश भाव में राहु केतु का संबंध, मध्य में सारे ग्रह, पद्म नामक काल सर्प योग, तो पंचम भाव से शिक्षा का विचार होता है, संतान सुख का विचार होता है। हर प्रकार की यश हमें जो मिलती है वो पंचम भाव ही यदि हमारा शुद्ध और स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, बलवान होता है तो हमें मिलता है। वहीं पर एकादश भाव से आय का विचार होता है। हर प्रकार का आय, चाहे धनार्जन हो, चाहे विद्यार्जन हो, चाहे किसी भी प्रकार का अर्जन हो, यानी हमारे जीवन में आने वाला इनकम, उसका विचार हम एकादश भाव से करते हैं। तो इन दोनों भावों में राहु केतु का संबंध हो, एकत्रित, यानी इनके एक ही तरफ सारे ग्रह मध्य में आ गए हों तो पद्म नामक काल सर्प योग हुआ। तो इससे इंसान के जीवन में शिक्षा में बाधा आती है, यानी परिमार्जित ज्ञान में कमी रहती है, उच्च शिक्षा प्राप्ति करने में विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। वहीं से पंचम भाव से शिक्षा का और संतान सुख का भी विचार होता है तो संतान सुख में भी कमी रहती है। पुत्र प्राप्ति में हमेशा चिंता बनी रहती है, पुत्र प्राप्ति होने में भी बाधा होती है। वहीं एकादश भाव से आय का विचार होता है तो आय के स्रोत नहीं बन पाते हैं। जीवन में इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसको आय में कमी रहती है। हमेशा आय के क्षेत्र में उसको हमेशा चिंता बनी रहती है। और यानी पंचम भाव से प्रेम का विचार भी होता है। प्रेम संबंध में, यानी किसी से प्रेम करता है तब भी उसको धोखा मिलने की संभावना अधिक रहती है, प्रेम में खटास पैदा होती है, यानी प्रेम संबंध में सक्सेसफुल यानी सफलता अर्जन हासिल नहीं कर पाता है वह जहाँ तक। तो पंचम भाव से पेट का भी विचार किया जाता है। पेट जन्य रोग उसको हमेशा पीड़ित करते रहते हैं। पेट में हर प्रकार की, यानी पाचन तंत्र में कमी देखी जाती है। पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो यह पद्म नामक काल सर्प योग घटित होता है। तो हर प्रकार की यश प्राप्ति करने में बाधा होती है, उसको विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, अन्य भाव के जो ग्रह थे, अन्य भाव के स्वामित्व भाव के जो कुंडली में ग्रह बैठे थे, इनके मध्य में आ गए, इनके मुट्ठी में आ गए तो वह भी कमजोर या निर्बल हो जाते हैं। इस कारण से अन्य भावों का प्रभाव वह नहीं दे पाते हैं कुंडली में। तो इस प्रकार से आप जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली में यदि यह स्थिति बन रही है, जैसा कि पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु, उसके मध्य में सारे ग्रह आ रखे हैं, उसके साथ नहीं हो, एक भी ग्रह बाहर नहीं होना चाहिए, उसके मध्य में ही सारे ग्रह होने चाहिए। यानी षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम, नवम और 10वें भाव, इन भावों मेरा अन्य ग्रह हैं। तो आप सोचिए कि यह पद्म नामक काल सर्प योग है तो इसके लिए जो हमारे जीवन में संघर्ष झेलना पड़ता है हमको, यानी पुत्र से हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या धन प्राप्ति के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में हो,
पेट जन्य रोग से हमेशा पीड़ित रहता है। तो इसके निवारण के लिए राहु केतु की दशा जब जब आएगी या सूर्य मंगल शनि इनकी महादशा में इनका जब अंतर आएगा या कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त देख करके इन राहु केतु की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, जिससे काल सर्प योग का निवारण हो सके। वैसे भी प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के, देवालय में जाकर के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करते हुए यानी दुग्धाभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का यथासंख्या वहां पर जाप करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे प्रधान देवता सूर्य मजबूत हो गए तो अन्य ग्रह भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके निवारण के लिए राहु केतु की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। राहु केतु की का जो मंत्र जप संख्या है उसका जप संख्या करा के उसका दशांश हवन मार्जन और तर्पण अवश्य किसी तीर्थ स्थल में जाकर के कर लेना चाहिए, जिससे इसकी शांति हो सके और जीवन में हमें शुभ फल की प्राप्ति प्रारंभ हो सके, हमारे जीवन में शुभ फल मिल सके। प्रिय मित्रों, यह पद्म नामक काल सर्प योग किस प्रकार से घटित होता है, इसका प्रभाव क्या है, यह आपने जान लिया। कार्यक्रम कैसा लगा, कुछ प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कुछ अपने सवाल है तो पूछ सकते हैं। दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगले कार्यक्रम में अगला वीडियो लेकर के इसी काल सर्प योग के बारे में अगला वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।